अजीत पवार के निधन के बाद महाराष्ट्र सरकार पर मंडराया खतरा। एकनाथ शिंदे ने उठाई जांच की मांग। ये दुर्घटना, हादसा या साजिश? अजीत पवार के बाद कौन बनेगा महाराष्ट्र का नया डिप्टी सीएम? अजीत पवार की एनसीपी का शरद गुट में होगा विलय। महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में सन्नाटा पसर गया है। सुबह लगभग 8:30 बजे खबर आई कि मुंबई से बारामती जा रहा एक प्लेन अचानक ही क्रैश हो गया, जिसमें महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार समेत 5 लोग मौजूद थे। जिसके बाद खबर आती है कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार अब इस दुनिया में नहीं रहे, यानी प्लेन क्रैश में उनका निधन हो गया। इस खबर के सामने आने के बाद एक तरफ तो जहां पूरे देश में शोक की लहर दिखाई दे रही है, तो दूसरी तरफ कई बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं। क्या ये कोई हादसा है या फिर कोई सोची समझी साजिश? लेकिन दूसरा सवाल ये भी है कि अब अजीत पवार के जाने के बाद महाराष्ट्र की सियासत में क्या मोड़ आएगा? क्या महाराष्ट्र के सियासी समीकरण बदल जाएंगे? नया उप मुख्यमंत्री कौन बनेगा? अजीत पवार के जाने के बाद एनसीपी का भविष्य क्या होगा? इस तरह के तमाम सवाल उठ रहे हैं, जिन पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आंचल। 28 जनवरी को महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार पंचायत चुनाव के लिए जनसभा को संबोधित करने बारामती जा रहे थे। वो मुंबई से सुबह 8:10 पर रवाना हुए थे। महाराष्ट्र एविएशन डिपार्टमेंट के मुताबिक पायलट ने बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग की कोशिश की, लेकिन रनवे साफ दिखाई नहीं दिया, तो वो विमान को दोबारा ऊंचाई पर ले गए। पहली कोशिश नाकाम होने के बाद दोबारा लैंडिंग की कोशिश की गई। इस दौरान विमान रनवे से फिसलकर क्रैश हो गया, जिसमें अजीत पवार, सुरक्षाकर्मी, 2 पायलट और 1 महिला क्रू मेंबर समेत 5 लोगों की जान चली गई। इस घटना ने सभी को हैरान कर दिया है। पूरा परिवार शोक में डूबा हुआ है। इस बीच कई नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने इसे महाराष्ट्र के लिए काला दिन बताया और कहा कि यह हमारे महाराष्ट्र और उनके परिवार के लिए बड़ी क्षति है। हमारी टीम का एक हिस्सा नहीं रहा है और बड़ा भाई हमारे बीच से गया है। इसके साथ ही उन्होंने जांच की भी बात कही है। जो दुर्घटना हुई है, इसकी जांच जरूर होगी, क्योंकि ऐसी दुर्घटना पुनरावृत्ति ना हो, दोबारा ना हो, इसलिए जरूर इसकी जांच होनी चाहिए और होगी। उनके इस बयान ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या शिंदे किसी बात को लेकर डरे हुए हैं? क्या उन्हें इस घटना के पीछे किसी साजिश का अंदेशा है? और अगर ये साजिश है तो इसके पीछे किसका हाथ है? क्या शिंदे को इस बात का डर सता रहा है कि आज जो अजीत पवार के साथ हुआ है, कल वो उनके साथ भी हो सकता है? क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत में बीते कुछ वक्त से काफी उथल पुथल देखी जा रही है, जहां शिंदे सेना और अजीत गुट की एनसीपी बीजेपी के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। सिर्फ शिंदे ही नहीं, बल्कि कई नेताओं ने सुरक्षा पर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला, सपा प्रमुख अखिलेश यादव और लालू प्रसाद यादव समेत कई बड़े नेताओं ने इस घटना की जांच की मांग की है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तो इस दुर्घटना को सिर्फ एक हादसा मानने से इनकार कर दिया और इसकी हाई लेवल जांच की मांग की है। उन्होंने कहा to leave the BJP, and now what happened today, I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. सीएम ममता ने सवाल उठाते हुए कहा है वो सत्ताधारी पार्टी के साथ थे, लेकिन किसी ने बयान दिया था कि वो बीजेपी का साथ छोड़ देंगे। ऐसे में अचानक ये हादसा संदिग्ध है। अजीत पवार के निधन की ठीक से जांच होनी चाहिए, जिसकी निगरानी सीधे सुप्रीम कोर्ट करे। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या वाकई में अजीत पवार बीजेपी से दूरी बना रहे थे? पिछले काफी वक्त से इसकी चर्चाएं तेज थी। अजीत पवार नगर निगम चुनाव के वक्त से ही बीजेपी से नाराज दिखाई दे रही हैं। निगम चुनाव के जो नतीजे सामने आए थे, जिस तरह से एनसीपी को हार का सामना करना पड़ा था, उससे पार्टी आहत हुई थी और इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा था। हाल ही में कई जनसभाओं में अजीत पवार ने बीजेपी पर हमला बोला था। इस बीच बीजेपी पर दिए अजीत पवार के एक बयान की भी खूब चर्चा हो रही है। दरअसल नगरीय निकाय चुनाव के वक्त डिप्टी सीएम अजीत पवार ने 1995 से 1999 के दौरान शिवसेना और बीजेपी गठबंधन सरकार में सिंचाई परियोजनाओं में जानबूझकर लागत बढ़ाने और पार्टी फंड जुटाने का गंभीर आरोप लगाया था। अजीत पवार ने कहा था कि 1995 में कृष्णा घाटी विकास निगम के दौरान मराठवाड़ा की एक सिंचाई परियोजना की फाइल उनके पास आई थी, जिसमें लागत 330 करोड़ रुपए दिखाई गई थी, लेकिन मैंने इसे खारिज कर दिया और दोबारा मूल्यांकन के बाद पता चला कि वही परियोजना मात्र 220 करोड़ रुपए में पूरी हो सकती है। अजीत पवार ने यह भी दावा किया था कि मूल फाइलें आज भी उनके पास सुरक्षित हैं। अजीत पवार ने अपने साथी बीजेपी पर ही भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया था,
तो बीजेपी खेमे में इससे हलचल बढ़ गई थी, जिसके बाद महाराष्ट्र बीजेपी के प्रमुख रविंद्र चव्हाण ने कहा था कि अगर बीजेपी भी आरोप लगाएगी तो ये पवार के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। यानी एक तरह से बीजेपी ने अजीत पवार को चेतावनी दे दी थी। वैसे बीजेपी और अजीत पवार में नवाब मलिक को लेकर पहले से ही झगड़ा था। इसके बाद अजीत पवार ने न सिर्फ बीजेपी पर पुराने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, बल्कि पुणे और पिपरी चिंचवड़ के नगर निकाय चुनावों में भी बीजेपी के खिलाफ अपनी पार्टी का एनसीपी-एसपी के साथ गठबंधन कर लिया था, जिसके बाद से चर्चाएं थी कि नगर निगम चुनाव के बाद अजीत पवार पूरी तरह से घर वापसी कर सकते हैं और अगर वो बीजेपी से अलग होते हैं तो इससे बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। तो वहीं बीजेपी पहले से ही इस मामले पर पैनी नजर बनाए हुए थी। अब इस पूरे घटनाक्रम को देखकर आप भी इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि मौजूदा वक्त में अजीत पवार के बीजेपी से संबंध कैसे थे। अजीत पवार जिस तरह खुलेआम उन पर हमलावर थे, पार्टी की पोल खोल रहे थे, उससे बीजेपी में भारी आक्रोश देखा जा रहा था। और अब अचानक अजीत पवार के जाने की खबर ने महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल ला दिया है। अजीत पवार के निधन के बाद अब उनके नेतृत्व वाली एनसीपी के भविष्य को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या पार्टी के भीतर से प्रफुल्ल पटेल या सुनील तटकरे जैसे वरिष्ठ नेता ये जिम्मेदारी संभालेंगे या कोई नया चेहरा सामने आएगा? क्या अजीत दादा की बिना ये 41 विधायक एक साथ बने रहेंगे या सत्ता के नए केंद्रों की तलाश में पार्टी में फिर से बिखराव होगा? अजीत पवार के बाद महाराष्ट्र का नया डिप्टी सीएम कौन बनेगा? अजीत पवार और शरद पवार के बीच चल रही सुलह की कोशिशों का क्या होगा? सवाल ये भी है कि अब महाराष्ट्र के सियासी समीकरण क्या होंगे? अभी अजीत पवार के एनसीपी बीजेपी के साथ है, लेकिन क्या अजीत पवार के न रहने से उनके साथ के बाकी नेता बीजेपी के साथ बने रह पाएंगे या फिर उन्हें शरद पवार को फिर से अपना गार्जियन बनाना पड़ेगा? शरद पवार के एनसीपी तो महाविकास आघाड़ी के साथ है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति टूटेगी या फिर शरद पवार को अपने साथ लाने की कोशिश करेगी? हालांकि चर्चा ये भी है कि अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार या उनके बेटे पार्थ या जय पवार को उनकी विरासत संभालने के लिए आगे लाया जा सकता है, लेकिन उन्हें काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। हालात चाहे जैसे भी बने, इतना तय है कि सियासी उठापटक तो होकर रहेगी। इधर पवार परिवार के गढ़ बारामती में भी इस हादसे का असर देखा जाएगा। अजीत पवार ने 2024 के विधानसभा चुनाव में अपने ही भतीजे योगेंद्र पवार को हराकर अपनी विधायकी बरकरार रखी थी। अब उनके निधन से खाली हुई बारामती सीट पर पवार परिवार से कौन सा सदस्य खड़ा होगा? बारामती में उनकी विरासत कौन संभालेगा? ये देखना होगा। क्या शरद गुट के योगेंद्र पवार चुनावी मैदान में उतरेंगे या फिर अजीत पवार के दोनों बेटों में से किसी को मौका मिलता है? देखने वाली बात यह भी है कि अब जिला पंचायत चुनाव में एनसीपी को बढ़त मिलेगी या नहीं। अजीत पवार का जाना सिर्फ एक नेता का जाना नहीं, बल्कि महाराष्ट्र की उस पावर पॉलिटिक्स का अंत है जहां एक व्यक्ति अपनी इच्छा शक्ति से सरकारें बना और गिरा सकता था। अब अगर महाराष्ट्र के सियासी समीकरण बदलते हैं तो केंद्र के भी समीकरण बदल जाएंगे। यानी महाराष्ट्र की सियासत के साथ साथ केंद्र की राजनीति पर भी इसका गहरा असर पड़ सकता है। ऐसे में केंद्र की मोदी सरकार संकट में है। अब अजीत दादा के निधन के बाद बारामती समेत महाराष्ट्र के सियासी समीकरण कैसे रहेंगे, उनकी राजनीतिक विरासत को कौन संभालता है, इस पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।